जय हिंद मेरे दोस्तों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल कौशल जी के जीएस पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। आप सबों के बीच आज का जो क्लास होने वाला है सुपर संडे का क्लास होने वाला है और सुपर संडे का जो क्लास होता है वह अपने आप में एक बेहतरीन क्लास होता है। तो आप सबों से हाथ जोड़कर हम यह विनती करते हैं कि जो भी हमारे YouTube चैनल पर अभी आए हैं आप लोग इसे पूरा वीडियो देखने का प्रयास कीजिएगा और पूरा वीडियो देखने के बाद आपको अपने आप में लगेगा कि नहीं, बड़े बड़े क्लास इनके सामने में जो है कि फेल है। तो आप लोग इस क्लास को जो है कि आप थोड़ा सा भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप लोग इसे अपने पहली प्राथमिकता में इस क्लास को देखकर आप अपना तैयारी को चार चांद लगा सकते हैं और फाइनल सिलेक्शन आपको अंतिम रूप से जो है कि यहाँ से मिल जाएगा। तो चलिए इसी के साथ जो है कि आज के हम इस चैनल को क्लास को जो है कि शुरुआत करते हैं। तो आप लोग जो बेसब्री से इंतजार करते हैं, आप सबका जो हम कमेंट पढ़ते हैं, कमेंट पढ़ के मेरा दिल खुश हो जाता है कि आप लोग भी जो है कि हमें उतना ही प्यार देते हैं जितना कि एक अच्छे टीचर को मिलता है। तो आप सभी के लिए जो है कि हम हमेशा आभार प्रकट करते हैं। आप लोग इसी तरह से हमें सपोर्ट करिए और आपको जो तैयारी में जो थोड़ा सा भी कमी आ रहा होगा आप लोग उस कमी को जो है कि हम लोग भरपाई करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग एक से एक बेहतरीन प्रश्न को करने वाले हैं आप सबों के बीच। तो सबसे पहले आज का मोटिवेशनल क्वोट। आज का मोटिवेशनल क्वोट है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, डरने वाले को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो आप लोग एक योद्धा की भांति हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए जो लड़ाई कर रहे हैं, अपने माता पिता को जीत दिलाने के लिए, एक समाज में अच्छा नज़रिया दिलाने के लिए जो आप लोग मेहनत कर रहे हैं, बस इसी तरह मेहनत करते रहिए। आपका सिलेक्शन हम भगवान से दुआ करते हैं जरूर होंगे। तो आज सबसे पहले सरस्वती माँ का नाम लेकर आज का हम लोग जो है कि आज का क्लास का आगाज करते हैं। तो सबसे पहले आज का पहला सवाल, आज का पहला सवाल है कि लिम्बा रामा का संबंध किस खेल से है। तो लिम्बा रामा का संबंध जो है आप लोग को पता है तीरंदाजी से है। लिम्बा रामा का संबंध किस खेल से है, तो याद रखिएगा तीरंदाजी से है। लिम्बा रामा का संबंध किस खेल से है, तीरंदाजी से है। आपको अतानु दास बताए थे, आपको जो है कि दीपिका कुमारी बताए थे। तो ये सब का संबंध भी किससे है, तो तीरंदाजी से है। याद रखिएगा किससे है, तीरंदाजी से। वहीं आपको बताए थे कि तीरंदाजी खेल में कितने वृत्त होते हैं, तो तीरंदाजी में जो होते हैं 10 वृत्त होते हैं। कितने वृत्त, 10 वृत्त होते हैं निशाने लगाने के लिए, याद रखिएगा। वहीं ओलंपिक में कितने वृत्त होते हैं, तो ओलंपिक में बताए थे 5 वृत्त और तीरंदाजी में बताए थे 10 वृत्त। तीरंदाजी में 10 वृत्त। अगला सवाल, अगला सवाल आप लोग को बताना है। अगला सवाल बताइएगा कि नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है, तो नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से है। किससे है, भाला फेंक। आगे जो भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो BRSSC हो, बिहार दरोगा हो, NTPC हो, RPF हो, जिस भी एग्जाम का आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आपके एग्जाम में जो है कि यह वीडियो या यह क्लास या हमारा जो कंटेंट रहता है वह बहुत ही इफेक्टिव रहता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से है। नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है, भाला फेंक से। लेकिन अगर पूछेगा कि नीरज चौहान का संबंध किससे है, तो नीरज चौहान का जो संबंध है याद रखिएगा वह किससे है, तो यह तीरंदाजी से है। किससे है, तीरंदाजी। तो 2 गो नीरज याद रखिएगा, नीरज चौहान पूछेगा तो तीरंदाजी, और जो आपका पूछेगा नीरज चोपड़ा पूछेगा तो याद रखिएगा ये जो है कि इस बार ओलंपिक में, पेरिस ओलंपिक में इस बार जो है कि आपका गोल्ड मेडल से चूक गए। इस बार जो है कि वह आपका रजत पदक लाए हैं। ठीक है, सिल्वर मेडल लाए हैं याद रखिएगा भारत के लिए 89.45 मीटर भाला फेंक कर। और पहला स्थान जो आया था वो आप लोग को पता है 92.97 मीटर फेंक कर पहला स्थान प्राप्त किया था, जो कि आपका कहाँ का था, पाकिस्तान का था। याद रखिएगा आप लोग को जैसा कि पता है। और इस बार कितना नंबर का ओलंपिक हुआ था, तो इस बार 33वां नंबर का ओलंपिक हुआ है, 33 नंबर का ओलंपिक हुआ है। और इस बार ओलंपिक का जो आपका प्रस्तावक टीम था वो आपका पेरिस था। याद रखिएगा पेरिस में हुआ है, यह ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था। और पहला जो आधुनिक ओलंपिक खेल का शुरुआत हुआ था 1896 में। कब हुआ था, 1896 में पहला ओलंपिक खेल हुआ था। याद रखिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का स्थापना 1894 में हुआ था। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो वर्तमान
वर्तमान में अध्यक्ष है वह थॉमस बाक है। कौन है? थॉमस बाक है, याद रखिएगा। कौन है? थॉमस बाक। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो लुसाने, और लुसाने कहाँ है? स्विट्जरलैंड में, और जिसका स्थापना 1894 को हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का स्थापना 1894 में, इसके जस्ट 2 साल के बाद 1896 में, याद रखिएगा, आधुनिक ओलंपिक खेल हुआ था। और पिछला बार जो ओलंपिक खेल हुआ था 32वां ओलंपिक हुआ आपका कहाँ में हुआ था? तो जापान, कहाँ हुआ था? टोक्यो में, जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था, याद रखिएगा। और उसमें भारत के लिए जो गोल्ड मेडल लाया था वह नीरज चोपड़ा लाया था, याद रखिएगा। और नीरज चोपड़ा का संबंध भारत के, याद रखिएगा, कहाँ से है? तो पानीपत से है। कहाँ से है? हरियाणा का एक शहर है पानीपत। तो आप याद रखिएगा, नीरज चोपड़ा ने बहुत खिलाड़ी को पानी पिला दिया, यानी पानीपत से, याद रखिएगा। और प्रत्येक वर्ष जो भाला फेंक दिवस मनाते हैं 7 अगस्त को, कब मनाते हैं? 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस। और भारत के अंदर में, याद रखिएगा, नीरज चोपड़ा खेल स्टेडियम जो है वह पुणे में है। कहाँ में है? पुणे में। नीरज चोपड़ा खेल स्टेडियम कहाँ में है? तो पुणे में है, याद रखिएगा। ये सब बहुत अच्छा सवाल है, यानी याद रखिएगा, नीरज चोपड़ा ने बहुत सारे खिलाड़ी को पानी पिला दिया। क्या पिला दिया? पानी पिला दिया। यानी कि नीरज चोपड़ा का घर कहाँ है? पानीपत। कहाँ है? पानीपत। वहीं इनको गोल्डन बॉय कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ठीक है। और गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नाम का एक पुस्तक का जो रचना किया है वो नवजीत सिंह गिल किया है। कौन किया है? नवजीत सिंह गिल। कौन किया है? नवजीत सिंह गिल, याद रखिएगा। वहीं 2028 का जो ओलंपिक होने वाला है वह कहाँ? तो लॉस एंजिल्स में। 2021 का टोक्यो में, 2024 का पेरिस में, 2028 का 4 वर्ष के अंतराल पे होता है। 2028 का लॉस एंजिल्स अमेरिका में, और 28/4/32 बॉसे 32 बॉसे ब्रिस्बेन, बॉसे 32 बॉसे ब्रिस्बेन। तो 2032 का जो होने वाला है वो ब्रिस्बेन में होने वाला है। कहाँ होने वाला है? ब्रिस्बेन में होने वाला है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और भारत की तरफ से ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में आपका कौन लाया था? तो याद रखिएगा, आपका जो है कि भारतीय हॉकी टीम में लाया था। कौन लाया था? भारतीय हॉकी टीम। और इस बार 2024 में जो भारतीय हॉकी टीम ने लाया है वो आपका कांस्य पदक लाया है। कौन सा पदक? कांस्य पदक लाया है। और भारत की तरफ से जो आपके हॉकी ने लाया है वो आपका कांस्य पदक लाया है। और नीरज चोपड़ा ने कौन सा लाया है? तो याद रखिएगा, रजत पदक लाया है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि पहली बार एशियाई खेल कब हुआ था? पहली बार एशियाई खेल 1951 में। कहाँ में? नई दिल्ली में। कहाँ में? नई दिल्ली में। ये सब क्वेश्चन इजी लेवल का है, टू इजी टू मॉडरेट है। ये सब क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है, BRSSC लेवल का हम आपको क्यूज करवा रहे हैं। आपको आराम से क्वेश्चन टच होगा, बस आप लगातार अधिक से अधिक कंटेंट लेने का प्रयास कीजिएगा। यह आपको 40 से 50 मिनट का जो सेशन रहता है इसमें लगभग 500 प्लस क्वेश्चन आपको हम रिकॉल करवा देते हैं, जीके जीएस। और जीके जीएस कहीं बाहर नहीं जाएगा आपसे। पहला एशियाई खेल 1951 में नई दिल्ली में हुआ था, और भारत के अंदर में ही हुआ था, याद रखिएगा। और एशियाई खेल का नामकरण जवाहरलाल नेहरू ने करवाए हैं। कौन करवाए हैं? जवाहरलाल नेहरू ने करवाए हैं। और याद रखिएगा, इसका पहला जो आपका टैगलाइन था वो था उगता हुआ सूरज। क्या था? उगता हुआ सूरज, याद रखिएगा। और 2000 इधर जो आपका एशियाई खेल हुआ है वह होंगजू चीन में हुआ है। कहाँ में हुआ है? होंगजू चीन में हुआ है, याद रखिएगा। बहुत अच्छा सवाल है, 19वां एशियाई खेल। और आपको बता देते हैं कि आपको एशियाई खेल जो भारत में हुआ था पहली बार 1951 में, और दूसरी बार 1982 में। दूसरी बार 1982 में। और भारत में अब तक एशियाई खेल कितनी बार? 2 बार। एशियाई खेल कितनी बार? 2 बार। और राष्ट्रमंडल खेल 1 बार। राष्ट्रमंडल खेल 1 बार। और राष्ट्रमंडल खेल जो 1 बार हुआ है वह याद रखिएगा 2010 में दिल्ली में। 2010 में दिल्ली में। 2010 में दिल्ली में, याद रखिएगा। बहुत अच्छा सवाल है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है। अगला सवाल बताइएगा। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि पुरुष क्रिकेट विश्व कप का शुरुआत किस वर्ष हुआ है? तो पुरुष क्रिकेट विश्व कप का शुरुआत 1975 से हुआ है। कब से हुआ है? 1975 से हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण किन किन वर्ष में ओलंपिक खेल आयोजित नहीं किए गए? तो याद रखिएगा 1916, 1940, 1944। ये 3 ऐसा साल है जिस साल आपका ओलंपिक खेल आयोजित नहीं हुआ था। ये द्वितीय विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध के कारण, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 18 तक और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था। इसीलिए 1916 में, उसके बाद 1940 में और 44 में, यही 3 सेशन पकड़ाता है। ठीक है, 4-4 साल के डिफरेंट पे। तो ये 3 साल में नहीं हुआ था ओलंपिक खेल। और ओलंपिक दिवस प्रत्येक वर्ष आपको बताए हैं 23 जून को। आज सुपर संडे है, इसीलिए हम कोई ज्यादा जुगाड़ नहीं देंगे आपको, हम फास्ट रिकॉल करवाएंगे। सिर्फ क्वेश्चन टू क्वेश्चन बात करेंगे, जुगाड़ नहीं देंगे। ठीक है, याद रखिएगा। अधिक से अधिक प्रश्न रहेगा एग्जाम के व्यू से। तो ओलंपिक दिवस 23 जून और राष्ट्रमंडल दिवस बताए थे 24 मई। राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई, राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई और 23 जून को ओलंपिक दिवस। और जिस दिन ओलंपिक दिवस मनाते हैं उसी दिन विधवा दिवस मनाते हैं। आजकल दिवस बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। अभी आप यूपी पुलिस का एग्जाम चल रहा है, देख लीजिए, वहां पर जाके 2-2, 3-3 दिवस पूछ रहा है एक शिफ्ट में। तो इसका मतलब आपको दिवस याद रखना एकदम जरूरी है। आप जो भी एग्जाम दीजिए वहां पर दिवस 1-2 आता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो जिस दिन विधवा दिवस मनाते हैं उसी दिन ओलंपिक दिवस, अर्थात
23 जून को, और 24 मई को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रमंडल दिवस। क्या मनाते हैं? राष्ट्रमंडल। और राष्ट्रमंडल का स्थापना 1931 में हुआ है। राष्ट्रमंडल का स्थापना कब हुआ है? 1931 में हुआ है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत सरकार से पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन रहे हैं? तो भारत सरकार से पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी जो रहे हैं वे रहे हैं बलवीर सिंह दोकछांस। कौन रहे हैं? बलवीर सिंह दोकछांस। बलवीर सिंह दोकछांस, याद रखिएगा, हॉकी के खिलाड़ी थे। इनको जो है कि 1957 में 1957 में पहले ऐसे भारतीय खिलाड़ी बनते हैं जिनको पद्मश्री पुरस्कार। अब बात करते हैं पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। तो ये सब पुरस्कार का शुरुआत 1954 से हुआ है। कब से हुआ है? 1954। जिस साल भारत रत्न का शुरुआत हुआ था उसी साल, याद रखिएगा, पद्म पुरस्कार का भी शुरुआत हुआ है। और पद्म पुरस्कार जो होते हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। पद्म विभूषण सबसे बड़ा, फिर पद्म भूषण, और सबसे छोटा होता है पद्मश्री। तो पद्मश्री पाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी जो हुए हैं वो हॉकी के हुए हैं, 1957 में हुए हैं। और याद रखिएगा बलवीर सिंह दोकछांस, जहां बलवीर सिंह वगैरह हो गया तो ये सब हॉकी खेल से संबंध रखता है। किसे रखता है? हॉकी खेल से संबंध रखता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत द्वारा 1975 में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? तो याद रखिएगा आर्यभट्ट। क्या नाम था? आर्यभट्ट। क्या नाम था? आर्यभट्ट। क्या नाम था? आर्यभट्ट। याद रखिएगा, यह भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है। अगला सवाल आप लोग बताइएगा, बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी होती है? 5.1 फुट। कितना होता है? 5.1 फुट। बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी होती है? 5.1 फुट। और इससे संबंधित 2 शब्द बताए थे, लव और ड्यूस। लव और ड्यूस, लव और ड्यूस, लव और ड्यूस। लव और ड्यूस शब्द का संबंध किससे है? याद रखेगा बैडमिंटन से। और बैडमिंटन के नेट की ऊंचाई कितनी होती है? याद रखेगा 5.1 फीट। 5.1 फीट। 5.1 फीट। आगे बढ़ते हैं। वहीं आपको 2 देश बताए थे, इंडोनेशिया और मलेशिया। दोनों के लास्ट में यो लगा हुआ है, तो याद रखेगा ये दोनों का राष्ट्र खेल जो है बैडमिंटन है। क्या है? बैडमिंटन है। इंडोनेशिया और मलेशिया दोनों की क्या है आपका राष्ट्र खेल? तो याद रखिएगा आपका जो है कि बैडमिंटन है। वहीं अगर बात करते हैं इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? जकार्ता। जकार्ता पहले नुसंतरा हो गया था, फिर जकार्ता फिर से हो गया है। वहीं आपका मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। मलेशिया की राजधानी कहाँ है? कुआलालंपुर है। मलेशिया की राजधानी कहाँ है? कुआलालंपुर है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुरुष के लिए कबड्डी के मैदान की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? तो पुरुष के लिए जो कबड्डी होता है उसके लिए लंबाई चौड़ाई जो होता है, याद रखिएगा 13 गुना 10 मीटर होता है। 13 गुना 10 मीटर। 13 गुना 10 मीटर। वहीं महिलाओं के लिए जो होता है, याद रखिएगा आपका कितना? तो 12 गुना 8 मीटर। 12 गुना 8 मीटर, याद रखिएगा। ठीक है, महिला कबड्डी और पुरुष कबड्डी याद हो गया। वहीं कबड्डी में खिलाड़ी की संख्या कितना होता है? तो 7 होता है। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी। कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी, याद रखिएगा। और कबड्डी में कुल कितनी अवधि का मैच होता है? तो कबड्डी जो होता है वह कुल 40 मिनट का होता है और 20-20 मिनट का 2 ग्रुप खेला जाता है। 20 मिनट का फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ जो होता है वो 20 मिनट का। कुल कितने मिनट का? तो कुल 40 मिनट का, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। लिंथोई चेनम्बम किस खेल से संबंधित है? तो लिंथोई चिनम्बम जो है वह जूडो से संबंधित है। किससे संबंधित है? जूडो से। लिंथोई चेनम्बम किससे संबंधित है? जूडो से। लिंथोई चेनम्बम किससे संबंधित है? जूडो से, याद रखिएगा। जूडो। जूडो याद रखिएगा। जूडो या सुमो जो है कि वह जापान का राष्ट्र खेल है। कहां का राष्ट्र खेल है? जापान का। वहीं दंडी बियो कहां का है? दंडी बियो नेपाल का है। दंडी बियो कहां का है? नेपाल का है, याद रखिएगा। समझ में आ गया? दंडी बियो कहां का है? नेपाल का है। दंडी बियो कहां का है? नेपाल का। ये सब क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। दंडी बियो कहां का है? नेपाल का। वहीं अगर हम बात करते हैं किस देश का झंडा जो है वह दोहरे त्रिभुज के रूप में है, तो याद रखिएगा नेपाल का। कहां का है? नेपाल। नेपाल का संविधान 2015 में लागू हुआ। कब लागू हुआ? 2015 में लागू हुआ नेपाल का संविधान। और नेपाल की राजधानी कहां है? काठमांडू। काठमांडू जो है वह किस नदी किनारे? बागमती नदी किनारे। किस नदी किनारे? बागमती नदी के किनारे, याद रखिएगा। और नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक मंदिर बहुत फेमस है जिसका नाम है पशुपतिनाथ का मंदिर। और पशुपतिनाथ का जो मंदिर है वह आपको किसको समर्पित है? याद रखिएगा पशुपतिनाथ का जो मंदिर है वह आपको भगवान शिव को समर्पित है। किनको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि भारतीय वॉलीबॉल संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय वॉलीबॉल संघ का जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है। कहाँ में है? नई दिल्ली में है। भारतीय वॉलीबॉल संघ का मुख्यालय भारतीय वॉलीबॉल संघ का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में। भारतीय वॉलीबॉल संघ का मुख्यालय कहाँ में? चेन्नई में, याद रखिएगा। भारतीय वॉलीबॉल संघ का मुख्यालय कहाँ में? तो चेन्नई में। और याद रखिएगा कि वॉलीबॉल कोर्ट 18 मीटर लंबा और 9 मीटर चौड़ा होता है। वॉलीबॉल कोर्ट जो होता है वह आपका 18 मीटर लंबा और 9 मीटर चौड़ा होता है। और वॉलीबॉल में
खिलाड़ी की संख्या 6 होती है, वॉलीबॉल में खिलाड़ी की संख्या 6 होती है, नेट बॉल में 7 होती है, नेट बॉल में 7, कबड्डी में 7, जिम्नास्टिक में 8, जिम्नास्टिक में 8, जिम्नास्टिक में 8, खो खो में 9, खो खो में 9, खो खो में 9, याद रखिएगा। बास्केटबॉल में 5, बास्केटबॉल में 5, बास्केटबॉल में 5, पोलो में 4, पोलो में 4, पोलो में 4, वाटर पोलो में 7, वाटर पोलो में 7, वाटर पोलो पोलो के तुलना में थोड़ा बड़ा अक्षर है, तो वाटर पोलो में 7 और पोलो में 4, पोलो में 4, पोलो में 4, कबड्डी में 7, कबड्डी में 7, याद रखिएगा। ये सब सवाल आता है। हॉकी फुटबॉल क्रिकेट 11, हॉकी फुटबॉल क्रिकेट 11, हॉकी फुटबॉल क्रिकेट 11 और 15 किस में होता है? रग्बी फुटबॉल में। फुटबॉल में रग्बी फुटबॉल में कितना होता है? तो 15। रग्बी फुटबॉल में कितना होता है? 15। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बास्केटबॉल कोर्ट की आकृति कैसी होती है? तो बास्केटबॉल कोर्ट की आकृति आयताकार होती है। कैसी होती है? आयताकार। और गोलाकार होता है क्रिकेट का, गोलाकार होता है क्रिकेट, यानी 360 होता है। समझ में आ गया? और अधिकतर का जो होता है वो आयताकार ही होता है। अधिकतर का खेल का जो होता है आकृति वह आयताकार ही होती है। और बॉक्सिंग का याद रखिएगा, बॉसे बॉक्सिंग, बॉसे वृत्ताकार, आपको कल भी जुगाड़ दिए हैं। बॉसे बॉक्सिंग, बॉसे वृत्ताकार, बॉसे बॉक्सिंग, बॉसे वृत्ताकार। और क्रिकेट का हो गया गोलाकार, और बाद बाकी आपको अधिकतर का मार देना है आयताकार। क्या मारना है? आयताकार। आगे बढ़ते हैं। टेस्ट मैच क्रिकेट में एक टीम एक दिन में न्यूनतम कितने ओवर खेल सकती है? तो 90 ओवर फेंक सकती है। कितना ओवर फेंक सकती है? ये खेल सकती है तो 90 ओवर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद या फिर आपका इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का पुराना नाम क्या था? तो आप लोग को बता दें, इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। इसका स्थापना 1909 में हुआ था, लेकिन इसका नाम बदलकर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 1989 में कर दिया गया। कब कर दिया गया? 1989 में आईसीसी। और इसका मुख्यालय कहां में है? तो दुबई में है। कहां में है? दुबई में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय जो बने हैं वो आपको अंजू बेबी जॉर्ज बने हैं। कौन बने हैं? अंजू बेबी जॉर्ज, जिसका संबंध लंबी कूद से था। किससे था? लंबी कूद से था, याद रखिएगा। इन्हें 2003 में पेरिस में एथलेटिक्स में चैंपियनशिप में लंबी कूद में कांस्य पदक जीता था। बहुत अच्छा सवाल है। और पद्मश्री वाला क्या बताए? तो पद्मश्री वाला आप लोग को बताए थे जो है कि दोक्षांश। क्या बताए थे? दोक्षांश, याद रखिएगा। कौन सा दोक्षांश? तो एक हॉकी के खिलाड़ी थे, याद रखिएगा, आपका सिंह करके था दोक्षांश, याद रखिएगा आपका, जिसको 1957 में दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। बलबीर सिंह दोक्षांश पूरा नाम था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, हॉकी के गेंद का मानक वजन कितना होता है? तो हॉकी के गेंद का जो होता है उसका मानक वजन 163 ग्राम से 156 ग्राम के बीच होता है। 163 ग्राम से 156 ग्राम के बीच होता है हॉकी के गेंद का मानक, याद रखिएगा। वहीं अगर सवाल पूछेगा बॉल बैडमिंटन के खेल में गेंद का रंग क्या होता है? तो बैडमिंटन में जो है कि कॉर्क का यूज किया जाता है, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे बॉल बैडमिंटन तो इस बार हो गया कि वहाँ कॉर्क के जगह बॉल का प्रयोग होगा। तो बॉल बैडमिंटन के खेल में किस रंग का प्रयोग किया जाता है गेंद का? तो पीला रंग का। किसका प्रयोग किया जाता है? पीला रंग का, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस से। मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से है? तो टेबल टेनिस से। और इसका घर कहाँ है? तो नई दिल्ली। घर कहाँ है? नई दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रमुख स्टेडियम में से एक नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में है? तो अहमदाबाद में। किस शहर में है? अहमदाबाद में। और नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम का जो पुराना नाम था वह मोटेरा था। क्या नाम था? मोटेरा था। क्या था? मोटेरा, याद रखिएगा। वहीं अगर बात करता है धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। धर्मशाला कहाँ है? हिमाचल। एकाना क्रिकेट स्टेडियम कहाँ में है? तो एकाना में 9 आ रहा है, लखनऊ में भी 9 आ रहा है। तो एकाना क्रिकेट स्टेडियम कहाँ में है? लखनऊ में, याद रखिएगा। ब्रेबॉर्न कहाँ में है? याद रखिएगा। वहीं DY पाटिल कहाँ में है? वहीं आपका याद रखिएगा, ये सब बंबई में है। कहाँ में? बंबई। वहीं आपका अगर हम बात करते हैं आपका ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ में है? कानपुर में। ग्रीन पार्क कहाँ में है? तो कानपुर में, याद रखिएगा। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ में है? तो कानपुर में है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, किस वर्ष पाकिस्तान ने कबड्डी विश्व कप जीता था? 2020 में। ये करंट का क्वेश्चन था। तो 2020 में कबड्डी विश्व कप जीता है। और सबसे अधिक बार जो कबड्डी विश्व कप जीता है वो कौन जीता है? तो याद रखिएगा, वो पाकिस्तान ही जीता है। ये सब क्वेश्चन। और पहला हॉकी और पहला कबड्डी विश्व कप जो खेला गया था वो 1971 में खेला गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन, तलवारबाजी में दो तलवारबाजी यानी फेंसिंग में, तलवारबाजी यानी फेंसिंग में दो तलवारबाजों के बीच प्रतियोगिता को क्या कहा जाता है? तो उसे बाउट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे बाउट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे बाउट कहा जाता है, याद रखिएगा। क्या कहा जाता है? बाउट कहा जाता है। चलिए हम लोग अब इतिहास पर चलते हैं। परीक्षा वाणी बुक को थोड़ा कवर करने का प्रयास करते हैं, जो कि हम लोग पिछले दिनों क्वेश्चन किए थे, उसी को हम लोग फिर से रिकॉल करते हैं। बताइएगा,
लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 में भारत का गवर्नर बनने से पहले वो कहाँ का गवर्नर था? तो मद्रास का। कितना बार बताएं, आराम से याद हो जाएगा। इसीलिए सुपर संडे का ये फायदा होता है, पीछे का क्वेश्चन हम रिकॉल करवाते हैं तो आपका माइंड तुरंत उसे एब्जॉर्व करता है और माइंड सेटअप करके अगले दिन के लिए तैयार रहता है। तो याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 से लेकर 1836 तक भारत के गवर्नर रहे हैं और यह भारत के पहले भारत के अंदर गवर्नर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनता है, याद रखिएगा, और अंतिम गवर्नर बनता है। ये सब अच्छा सवाल है, ठीक है। तो याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 में आए थे, 1836 तक रहे थे और इन्होंने सती प्रथा को पूरी तरह से समाप्त करने का काम किया 1833 अधिनियम के तहत। 1833 अधिनियम के तहत, और 1833 अधिनियम के तहत ही आपका जो है कि कंपनी के एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त किया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, किस गवर्नर जनरल ने 1806 में वेल्लोर में प्रथम धार्मिक विद्रोह करवाया था? तो याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग उस समय मद्रास के गवर्नर हुआ करते थे। 1828 में आके वो जो है कि आपका भारत का गवर्नर जनरल बने, ठीक है। ये या फिर उस समय जो पद पर बैठे थे उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल बनने थे, लेकिन इसी के कार्यकाल में इसे भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। अर्थात लॉर्ड विलियम बेंटिंग बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल एवं भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने ठगी प्रथा का अंत करने के लिए किसकी अध्यक्षता में आयोग का गठन किया? तो कर्नल स्लीमैन। किसका गठन किया? तो कर्नल स्लीमैन की अध्यक्षता में ठगी प्रथा का अंत किसने किया? तो याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में ही आपका भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाया गया। किसके काल में? तो याद रखिएगा, लॉर्ड मैकाले के काल में 1835 में। 1835 में। आगे बढ़ते हैं। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज का नींव किसने रखा है? तो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज का नींव भी लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने रखे हैं। कौन रखे हैं? लॉर्ड विलियम बेंटिंग रखे हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किस गवर्नर जनरल के समय शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर जीटी रोड रखा गया? तो याद रखिएगा, लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड ऑकलैंड के समय जीटी रोड नाम पड़ा है, शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड एलनबरो के समय में 1843 में सिंध का विलय कर दिया गया। उस समय सिंध का रेजिमेंट कौन था? चार्ल्स नेपियर। कौन था? चार्ल्स नेपियर। कौन था? चार्ल्स नेपियर। अच्छा सवाल है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने। और लॉर्ड कैनिंग ही भारत के प्रथम जो है कि वायसराय बने हैं। भारत के प्रथम वायसराय बने हैं लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग के काल में ही 1857 का सिपाही विद्रोह हुआ है। और लॉर्ड कैनिंग के काल में ही याद रखिएगा, आपका 1858 अधिनियम के तहत जो है कि पहली बार आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कार्यभार छीनकर जो है कि सचिव को दे दिया गया। यह महारानी ने या क्राउन ने अपने हाथों में ले लिया, याद रखिएगा। यह अच्छा सवाल है। वहीं इन्हीं के काल में 1861 ईस्वी में पहली बार जो है कि आपका मंत्रिमंडलीय प्रणाली या विभागीय प्रणाली या पोर्टफोलियो सिस्टम लागू किया गया, याद रखिएगा। अच्छा सवाल है, ठीक है। और अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी पहली बार गवर्नर जनरल को जो है कि कैनिंग के समय ही 1861 में दिया गया। ये आपको सवाल हिलने नहीं देंगे, बस आप लगातार रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार पुनः कब प्रदान किया गया? तो 1858 के महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र। और इसको सुनाया किसने था? तो लॉर्ड कैनिंग ने। और डेट याद रखिएगा, 1 नवंबर 1858। 1 नवंबर 1858। आगे बढ़ते हैं। बंगाल से दासों का निर्यात किस वर्ष बंद कर दिया गया? तो याद रखिएगा, जिस साल फ्रांसीसी क्रांति हुआ था ना, उसी साल बंगाल में दास का निर्यात बंद कर दिया गया। याद रखिएगा, 1789 में। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ है? तो 1789 में, याद रखिएगा। और रूसी क्रांति 1917 में हुआ है, याद रखिएगा। और अमेरिकी क्रांति 1776 में हुआ है, याद रखिएगा। और चीनी क्रांति 1911 में। चीनी क्रांति 1911 में। ये सब क्वेश्चन आता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, बहावी आंदोलन को दबाने में सफलता किसने प्राप्त किया? तो बहावी आंदोलन का सबसे मुख्य केंद्र जो था अपना पटना उत्तर प्रदेश था। और सबसे मुख्य केंद्र पटना था। कौन था? पटना था। सर अहमद बरेलवी इसके मुख्य नेता थे, याद रखिएगा। वहीं बहावी आंदोलन को दबाने में मुख्य सफलता जो पाया था वो लॉर्ड एल्गिन प्रथम ने। लॉर्ड एल्गिन प्रथम। देखिएगा, आज आपको एल्गिन प्रथम दिख रहा है, कल आपको हम लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के बारे में बताए थे। और लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के बारे में क्या क्वेश्चन बताए थे कि लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का कथन था कि हमने भारत को तलवार के बल पर ही जीता है और तलवार के बल पर ही इस पे शासन प्रशासन करेंगे। तो इसका मतलब दो स्टेटमेंट वहां पर दिखाए थे एक ही क्वेश्चन में। तो इसका मतलब लॉर्ड एल्गिन द्वितीय हो जाएगा वहां पर। और लॉर्ड एल्गिन प्रथम के काल में बहावी आंदोलन में सफलता मिला था। तो इस तरह जब लगातार रहिएगा, लगातार हमको फॉलो कीजिएगा तो आपको बहुत फायदा होगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन, अफगानिस्तान के संदर्भ में किसने हस्तक्षेप की नीति का पालन किया? तो अफगानिस्तान के संदर्भ में हस्तक्षेप की नीति सर जॉन लॉरेंस ने अफगानिस्तान के संबंध में एक व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, लॉरेंस। क्या याद रखिएगा? लॉरेंस। और एक और व्यक्ति का नाम आपको लॉरेंस याद होगा कि जब कैबिनेट मिशन भारत आ रहा था आपका मार्च 1946 में भारत को एक संविधान बनवाने के लिए, तो उसमें 3 सदस्य थे, आपको उसके लिए ट्रिक दिए थे, KAL काल, के से क्रिप्स, ए से अलेक्जेंडर, एल से लॉरेंस। और यही लॉरेंस की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन भारत आया था मार्च 1946 में। किस लिए? तो भारत को जो है कि एक नया संविधान बनाने का घोषणा के लिए, और इसी के आधार पर संविधान सभा का गठन जो किया गया वो ये कब किया गया? तो संविधान सभा का गठन 1946 में ही किया गया था, याद रखिएगा। और इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। बहुत अच्छा सवाल है। और प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे। और इसमें कुल सदस्य की संख्या 389 रखी गई थी। और सबसे बुजुर्ग सदस्य कौन थे? याद रखेगा, सच्चिदानंद सिन्हा। और प्रथम बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा ही किया गया। और अगले दिन यानी 11 दिसंबर को जो है कि जब बैठक हुआ था, पुनः अस्थायी अध्यक्ष जो बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके द्वारा अध्यक्षता करने का काम किया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्रनीति का अनुसरण किसने किया था? याद रखिएगा, लॉर्ड लिटन ने। किसके द्वारा? लॉर्ड लिटन के द्वारा अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन था। और लॉर्ड लिटन के काल में ही याद रखिएगा आप लोग जो है कि समाचार पत्र के रूप में जो है कि आप लोग को पता है कि 1878 ईस्वी में जो है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो पारित किया गया था 1878 ईस्वी में, किसके काल में? तो याद रखिएगा, लॉर्ड लिटन के काल में। और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पर जो प्रतिबंध लगाया गया वो याद रखिएगा आपको आगे चल के लॉर्ड रिपन के काल में। किसके काल में? लॉर्ड रिपन के काल में, याद रखिएगा। ये सब बहुत अच्छा सवाल है। वहीं आपको बताए थे कि ये जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था, इसी को जो है कि एस एन बनर्जी ने जो है कि क्या कहे थे, आप लोग को पता है कि यह आपको वज्रपात से तुलना किया था। किससे तुलना? वज्रपात से। आगे बढ़ते हैं। लॉरेंस ने किसके नेतृत्व में अकाल समिति का गठन किया था? याद रखिएगा, कैंपबेल। किसके में? कैंपबेल। आपको कल भी बताए थे, अकाल के लास्ट में लो आ रहा है और इधर कैंपबेल के लास्ट में भी लो आ रहा है, तो आप लोग आराम से जुगाड़ लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब प्रस्तुत किया था? तो 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया था और 18 जुलाई 1947 को यह पास हो गया। 18 जुलाई 1947 को पास हो गया और प्रस्तुत किया गया था 4 जुलाई 1947 को, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन किसके द्वारा बुलाया गया? तो 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन लॉर्ड बेवेल के द्वारा बुलाया गया। किसके द्वारा? बेवेल के द्वारा। और शिमला समझौता जो हुआ है, याद रखिएगा, वो 1972 में हुआ है। कब हुआ है? 1972 में। और ताशकंद समझौता 1966 में। ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को हुआ था, याद रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन का समापन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ? तो याद रखिएगा, लॉर्ड विलिंगटन के काल में हुआ था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे लोकप्रिय गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का सबसे लोकप्रिय गवर्नर जनरल वह थे जिसे भारतीय स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है, अर्थात लॉर्ड रिपन, याद रखिएगा। और इन्हीं के काल में पहली बार 10 की जनगणना का शुरुआत हुआ था, जो कि बहुत बीवीआई सवाल है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपको बताना है कि शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने बनाया था? लॉर्ड डलहौजी ने। और हड़प नीति भी डलहौजी ने, और डॉक्ट्रिन ऑफ लेपेप्स भी डलहौजी ने। और डलहौजी ने सबसे पहले किसको हड़पा था? तो सतारा को। किसको हड़पा था? सतारा। और कुशासन के आधार पे अवध को। तो ये सब सवाल बार बार रिकॉल करवाना है, आपको एकदम याद करवा देंगे। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक हार करना बेटे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आप लोग जो है कि कभी थकिए नहीं। अगर थकते हैं तो अपने घर परिवार को याद करके पॉजिटिव होकर फिर से मैदान में उतरिए और मैदान को फतह करके ही आप जो है कि थोड़ा फिर से रेस्ट लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के नाम से किसको जाना जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ। किसे जाना जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ को समाचार पत्र के मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत इतिहास में सर्वाधिक मूर्खतापूर्ण युद्धों में से कौन सा युद्ध को माना जाता है? तो आंग्ल अफगान युद्ध को। आंग्ल अफगान युद्ध को भारत इतिहास में सर्वाधिक मूर्खतापूर्ण युद्धों में से एक युद्ध माना जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड हार्डिंग ने
किस जनजाति में प्रचलित नरबली रोकने के लिए कैंपबेल की नियुक्ति किया था? तो याद रखिएगा लॉर्ड हार्डिंग ने खोंड जनजाति में प्रचलित नरबली प्रथा, खोंड खोंड गोंड ना है, गोंड मध्य प्रदेश में है। खोंड जनजाति में नरबली प्रथा को रोकने के लिए लॉर्ड हार्डिंग ने कैंपबेल की अध्यक्षता में यह काम करवाया था। आगे बढ़ते हैं। पिंडारियों का दमन किसके काल में हुआ है? लॉर्ड हेस्टिंग, वारन हेस्टिंग ना है, लॉर्ड हेस्टिंग अलग था, याद रखिएगा। पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग के काल में हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, डलहौजी के समय प्रथम विद्युत तार सेवा 1853 में किन दो शहर के बीच प्रारंभ किया गया था? तो कलकत्ता से आगरा, कलकत्ता से आगरा, कलकत्ता से आगरा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारत में न्यायिक संगठन का स्थापना किसने किया है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में न्यायिक संगठन का स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, और नागरिक सेवा का जनक भी लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। और इसी के काल में अस्थाई बंदोबस्त सर जॉन शोर के द्वारा बनाया गया था, और इन्हीं के द्वारा 1793 में जो है कि आपका कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया गया था, जो कि आपका शक्ति के तृतीयकरण सिद्धांत पर आधारित है। बहुत अच्छा सवाल है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है। अगला सवाल बताइएगा, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, किस गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखा? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली, याद रखिएगा। किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा फहराया गया, याद रखिएगा। चलिए अब कुछ सवाल हम जो है कि साइंस का ले लेते हैं, जो कि आपको बहुत सारे छात्र कमेंट करते रहते हैं सर साइंस साइंस, तो आपको हम स्पेशल साइंस का भी क्लास देंगे, लेकिन फिलहाल जो है कि आज मिसलेनियस है, थोड़ा इजी लेवल का हम क्वेश्चन करेंगे, याद रखिएगा। बताइएगा, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन सा होता है? तो प्रकाश लगभग हम 50 प्रश्न करेंगे अभी आपको साइंस से, आप लोग लगातार सुनते रहिएगा। 5 मिनट में 50 क्वेश्चन कंप्लीट। बताइएगा, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन है? तो याद रखिएगा फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल, फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक होता है। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का खोज मेल्विन केल्विन नाम के वैज्ञानिक ने किया था, याद रखिएगा। और प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्वांटोसोम होती है। क्या होती है? क्वांटोसोम होती है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना का, किसका है? तना का, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। दलहन के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है? राइजोबियम। अगला सवाल, पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं किस रूप में? नाइट्रेट के रूप में। किस रूप में? नाइट्रेट के रूप में। और नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 7। नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, ऑक्सीजन 8। और नाइट्रोजन का खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने। नाइट्रोजन का खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने, याद रखिएगा। और ऑक्सीजन का खोज प्रिस्टले, ऑक्सीजन का खोज प्रिस्टले। ये सब मिलाने के रूप में दे देगा आपको कूट में, एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी या फिर आपका आरपीएफ या एसआई वगैरह में दे देगा, तो आप लोग आराम से बनाइएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, पादपों में जल तथा खनिज लवण का संचालन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। और खाद्य पदार्थ जो बनता है पेड़ पौधे में, उसको फैलाया जाता है किसके द्वारा? विभिन्न भागों में, फ्लोएम के द्वारा। तो जो से जाइलम जो से जाता है नीचे से, और फो से फ्लोएम, फो से खाद्य पदार्थ को फैलाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। वह यंत्र जिसके द्वारा तने पौधे के तने की वृद्धि की दर मापी जाती है? ऑक्जेनोमीटर। किसके द्वारा? ऑक्जेनोमीटर के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम। कोशिका का शक्तिगृह माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का शक्तिगृह माइटोकॉन्ड्रिया। यातायात प्रबंधक के नाम से गोल्जी काय को जानते हैं। किसको जानते हैं? गोल्जी काय को जानते हैं यातायात प्रबंधक के नाम से, याद रखिएगा। और शरीर का जो पुलिस कहलाता है वो डब्ल्यूबीसी कहलाता है। कौन कहलाता है? डब्ल्यूबीसी, जो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है, याद रखिएगा। और डब्ल्यूबीसी का कार्यकाल 2 से 4 दिन होता है, याद रखिएगा। और रक्त बिंबाणु का कार्यकाल 3 से 5 दिन होता है। और आरबीसी का कार्यकाल, जिसको हम लोग इरिथ्रोसाइट कहते हैं, उसका कार्यकाल 20 से 120 दिन, 20 से 120 दिन। और आरबीसी का सबसे मुख्य काम होता है हमारे शरीर में जो है कि रक्त को एक जगह से दूसरे जगह या फिर ऑक्सीजन को प्रभावित करना, ऑक्सीजन को प्रभावित करना। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपको बताना है, डीएनए का खोज किसने किया है? वाटसन क्रिक ने। किसने किया है? वाटसन क्रिक ने। आगे बढ़ते हैं। और डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, याद रखिएगा। और भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट कहां है? हैदराबाद में। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहां है? तो हैदराबाद में, याद रखिएगा। और हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के किनारे है। और हैदराबाद एक स्वतंत्र शहर का स्थापना, याद रखिएगा, आपको जो भारत के अंदर में किया है वह आपको कौन किया है? तो याद रखिएगा आपको निजामुल मुल्क ने किया है। किसने किया है? निजामुल मुल्क ने किया है, याद रखिएगा, याद रखिएगा। बहुत अच्छा सवाल है, निजामुल मुल्क। और इसको हैदराबाद को जो भारत में मिलाया गया, याद रखिएगा, वो 1948 में ऑपरेशन पोलो के तहत मिलाया गया था, या ऑपरेशन कैटरपिलर के तहत मिलाया गया था, याद रखिएगा। बहुत अच्छा सवाल है। और आगे बढ़ते हैं। और सहायक संधि को स्वीकार करने वाला भी पहला शहर कौन था? तो हैदराबाद था, या फिर हैदराबाद के निजाम। आगे बढ़ते हैं।
इसीलिए क्वेश्चन आता है कि निजामों का शहर किसे कहा जाता है, तो हैदराबाद मारिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं, जीन। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं, जीन, याद रखिएगा, क्या कहते हैं, जीन। और जीन पर पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं। क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया है, हरगोविंद खुराना ने। किसने किया है, हरगोविंद खुराना ने, और इसी के लिए इन्हें 1968 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है कि पितृकता सिद्ध करने में सहायक होता है कौन, तो डीएनए और फिंगर प्रिंटिंग पोस्ट, जो कि आपका हैदराबाद में है। आगे बढ़ते हैं, मधुमेह रोग किसके कारण होता है, तो इंसुलिन की कमी से। और प्रत्येक वर्ष मधुमेह दिवस कब मनाते हैं, तो 14 नवंबर को, और उसी दिन आपका राष्ट्रीय बाल दिवस भी मनाते हैं। और मधुमेह जो रोग होता है वह इंसुलिन की कमी से होता है, और इंसुलिन का स्राव हमारे अग्नाशय के, याद रखिएगा, बीटा कोशिका के तहत होता है। और बीटा कण पर किस प्रकार का आवेश होता है, तो बीटा माइनस होता है, और अल्फा पर प्लस होता है, और गामा गम में रहता है वो न्यूट्रल होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बताना है मूत्र का पीएच मान कितना होता है, 6। मूत्र का पीएच मान कितना होता है, 6। मूत्र का पीएच मान 6। मूत्र का पीएच मान 6। मूत्र का पीएच मान 6। और मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण, किसके कारण, यूरोक्रोम के कारण होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है, हमारे शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन। कौन सा है, ऑक्सीजन, लगभग 65%। कितना परसेंट, 65%। आगे बढ़ते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 3 × 10⁸ 3 × 10⁸, जो कि सबसे अधिक होती है। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश के वेग को सबसे पहले किसने मापा, तो रोमर ने। कब मापा, तो 1676 में मापा था, याद रखिएगा, प्रकाश के वेग को सबसे पहले। आगे बढ़ते हैं, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला किसके कारण होता है, अगर आपको कोई रंग का चर्चा करते तो आप प्रकीर्णन मारिएगा। क्या मारिएगा, प्रकीर्णन मारिएगा। आगे बढ़ते हैं, समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन। तारा टिमटिमाता है, अपवर्तन। तारा टिमटिमाता है, अपवर्तन। आगे बढ़ते हैं, रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना पर वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु से छोटा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपको बताना है, सबसे प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है, तो समतल दर्पण को। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है, तो समतल दर्पण को माना जाता है, याद रखिएगा। हवा का बुलबुला जल में किस लेंस की भांति काम करता है, तो भांति काम करता है अवतल, और दिखता है उत्तल। अगर क्वेश्चन पूछेगा, बहुत फंसता है बच्चा यहाँ पे, कि हवा का बुलबुला जल में किस लेंस की भांति काम करता है अवतल, और दिखता है उत्तल। कैसा दिखता है, उत्तल। आपको ट्रिक देते हैं, तो दिखता है, आप लोग जो बाइक चलाते हैं उसको देखते हैं कौन दर्पण के द्वारा, तो उत्तल, यानी कि दिखता है उत्तल। जब दिख रहा है उत्तल तो काम करेगा अवतल, काम बन गया। आगे अगला सवाल होता है, फ्यूज तार किसका मिश्रण होता है, सीसा टीन का। किसका, सीसा टीन का, याद रखिएगा, सीसा टीन का। चलिए अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा लूसेंट कर लेते हैं, फिर थोड़ा करंट लेके अपने जो है कि सेशन को हम लोग ब्रेक करेंगे। बताइएगा, भाखड़ा नागल परियोजना कितने राज्यों को लाभान्वित करता है, तो भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पे है, जो 4 राज्यों को लाभान्वित करता है। एक पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, ये 4 राज्यों को भाखड़ा नागल लाभान्वित करता है। और भाखड़ा नागल का स्थापना 1963 में हुआ है, दामोदर का 1948 में हुआ है, वहीं आपका टिहरी का 2006 में हुआ है। और भारत के अंदर में सभी प्रकार के बांधों को, भारत के मंदिरों की संज्ञा किसने दिया है, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जिनके द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो गया। उसके बाद फिर आपका ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक हो गया, भारत के पहले विदेश मंत्री हो गए, सबसे लंबा प्रधानमंत्री का कार्यकाल हो गया। और इन्हें 1963 में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव इनके विरुद्ध लाया गया था, लेकिन पास नहीं हो पाया। आगे बढ़ते हैं, ब्यास परियोजना किस नदी पर है, तो ब्यास परियोजना ब्यास नदी पे है। वहीं एक सवाल कन्फ्यूजन वाला आपको बताए थे हम लोग, कौन सा, तो हमको पता है, एक सवाल बताए थे जो बच्चा गलत मारेगा, सतलज परियोजना किस नदी पे है, तो चिनाब नदी पे। किस नदी पे, चिनाब नदी पे। और चिनाब नदी पे 2-3 गो बांध बहुत फेमस है, जैसे दुलहस्ती बांध, बगलियार बांध, सलाल बांध, ये सब बहुत फेमस है, याद रखिएगा, चिनाब नदी पे। और चिनाब नदी का पुराना नाम क्या है, तो अस्किनी। क्या नाम है, अस्किनी। आगे बढ़ते हैं, भीमा परियोजना किस नदी पे है, तो भीमा परियोजना पवना नदी पे है। भीमा परियोजना पवना नदी पे महाराष्ट्र में है। कहाँ में है, महाराष्ट्र में। वहीं कुंडा परियोजना कहाँ है, तमिलनाडु में। कुंडा परियोजना कहाँ है, तो याद रखिएगा, तमिलनाडु में। कुंडा परियोजना कहाँ है, तमिलनाडु में, कुंडा नदी पर। आगे तवा परियोजना किस नदी पे है, तो तवा परियोजना तवा नदी पे मध्य प्रदेश में है, और यह नर्मदा की सहायक नदी है, याद रखिएगा। और यही तवा जो डैम है, ये भारत का 85वां नंबर का रामसर साइट बना है, जो सबसे लेटेस्ट है। अभी वर्तमान में भारत में 85 रामसर साइट है, याद रखिएगा। और 85वां नंबर का जो बना है, तवा बना है। और उससे पहले जो था 2 गो जो और बना है इसके साथ में, वो तमिलनाडु का वो पक्षी अभ्यारण्य है, कुंज नारायण करके, याद रखिएगा, कुंज नारायण कजीवेली ऐसे करके बना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टिहरी बांध परियोजना किस
नदी पे है? भागीरथी नदी पे। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पे है? भागीरथी नदी पे, उत्तराखंड में, याद रखिएगा। और भागीरथी और भिलंगना ये दोनों नदी पे है टिहरी बांध परियोजना, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। दुर्गा बैराज परियोजना किस नदी पे है? दामोदर नदी पे। दुर्गा बैराज परियोजना किस नदी पे है? दामोदर नदी पे। आगे बढ़ते हैं। नाथपा जखड़ी परियोजना किस नदी पे है? तो नाथपा जखड़ी परियोजना सतलज नदी पे है। किस नदी पे है? सतलज नदी पे। और किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। किस नदी में राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। और सतलज का पुराना नाम क्या है? सुतुद्रु। सतलज का पुराना नाम सपुद्रु। ब्यास का पुराना नाम बिपाशा। ब्यास का पुराना नाम बिपाशा। अस्किनी चिनाब, अस्किनी चिनाब, अस्किनी सिवा। उसके बाद फिर आपका परुसनी रावी, परुसनी रावी, परुसनी राबू, कुबा काबुल, कुबा काबुल। तो इसे भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, गिरना परियोजना गिरना नदी पे किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। गिरना परियोजना गिरना नदी पे किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। वहीं आपका अगर पूछेगा जवाहर सागर परियोजना और राणा प्रताप सागर परियोजना किस नदी पर है? याद रखेगा चंबल नदी पर। किस नदी पर है? चंबल नदी पर। किस नदी पर? याद रखेगा चंबल नदी पर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि जारवा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो जारवा जरना अंडमान निकोबार, जारवा जरना अंडमान निकोबार। और यही जनजाति विश्व की सबसे पुरानी जनजाति मानी जाती है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सोम्पेन जनजाति किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में? तो सोम्पेन जनजाति निकोबार में। सोम्पेन जनजाति निकोबार में। आगे बढ़ते हैं। कौन सी जनजाति परिदर्शक पति की अवधारणा पाया जाता है? तो नायर जनजाति में। नायर जनजाति में परिदर्शक पति की अवधारणा पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा जनजाति मिथन त्योहार मनाता है? तो नागा जनजाति। मिथन के लास्ट में नो आ रहा है और नागा में भी नो आ रहा है, तो याद रखिएगा मिथन त्योहार जो है वह नागा जनजाति मनाती है। आगे बढ़ते हैं। कौन सी जनजाति दीपावली को शोक त्योहार के रूप में मनाती है? तो थारू जनजाति। कौन सी जनजाति? थारू जनजाति, याद रखिएगा। आप ध्यान रखिए, आपको जो हम यह तैयारी करवा रहे हैं, आपको हम BSSC लेवल का तैयारी करवा रहे हैं, बिहार SSC हो या झारखंड SSC हो या आपका RPF हो या फिर आपका NTPC हो या आपका बिहार SI हो, लेवल यही चल रहा है, या सचिवालय सहायक हो, या यही लेवल चल रहा है। आपको आराम से एग्जाम हो जाएगा, बस आप लगातार रहिएगा और अधिक से अधिक सेट प्रैक्टिस कीजिए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए हम लोग अब कुछ करंट अफेयर्स को लेते हैं, 2-4 प्रश्न, उसके बाद अपने सेशन को ब्रेक करेंगे। बताइएगा आप लोग नकटी पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो नकटी पक्षी अभ्यारण्य और नागी पक्षी अभ्यारण्य दोनों अपना बिहार के जमुई में है। बिहार के जमुई में, जो कि दोनों रामसर साइट का दर्जा प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है, करावेट्टी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो करावेट्टी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। करावेट्टी अभ्यारण्य कहाँ में है? तमिलनाडु में। और करेकली पक्षी अभ्यारण्य भी कहाँ है? तमिलनाडु में। करेकली भी कहाँ है? तमिलनाडु में। अगला सवाल बताइएगा आप लोग, कांजीरकुलम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो कांजीरकुलम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। कहाँ में? तमिलनाडु में। आगे बढ़ते हैं। सुचिंद्रम थेरूर आर्द्र भूमि कहाँ है? तो तमिलनाडु में। कहाँ में? तमिलनाडु में, याद रखेगा। और सबसे अधिक आर्द्र भूमि या रामसर साइट कहाँ में है? तो वो भी तमिलनाडु में है। कहाँ में? तमिलनाडु में, याद रखेगा। और बिहार के अंदर में बिहार के अंदर में आपका आर्द्र भूमि क्षेत्र कितना हो गया? तो याद रखेगा 3 गो। बिहार के अंदर कितना रामसर साइट हो गया? तो याद रखेगा 3 गो। और 3 गो जो हुआ है पहले से कामरताल झील बेगूसराय में है, और 2 गो हो गया नागी नकटी कहाँ का? तो जमुई में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है, रंगनाथिट्टू अभ्यारण्य किस राज्य में है, जो कि एक रामसर साइट का दर्जा है? तो याद रखिएगा रंगनाथिट्टू अभ्यारण्य कहाँ में? कर्नाटक में। रंगनाथिट्टू कहाँ में? कर्नाटक में। और उसी के बगल में एक है बन्नेरघट्टा अभ्यारण्य। बन्नेरघट्टा अभ्यारण्य कर्नाटक में ही है, जो कि आपका तितली के लिए फेमस है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, राम मंदिर का जो उद्घाटन किया गया प्राण प्रतिष्ठा वो किस तारीख को? 22 जनवरी 2024 को। 22 जनवरी 2024 को। और अयोध्या राम मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? तो वह नागर शैली में हुआ है। अगर पूछेगा राम मंदिर का डिजाइन वास्तुकार कौन था? तो चंद्रकांत सोमपुरा। कौन था? चंद्रकांत सोमपुरा। अगर पूछेगा आपको मंदिर का निर्माण किस कंपनी ने कराया है? तो 2 कंपनी ने, टाटा और आपका L&T। टाटा और L&T, याद रखेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 1800 करोड़ की लागत से निर्मित राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है? 161 फीट। कितना है? 161 फीट। आगे बढ़ते हैं। वहीं भारत GST लागू करने वाला भी कितना देश बना है? तो 161वां देश बना है। तो आप याद रख लीजिएगा, राम मंदिर जो बना है ना, वहाँ पर GST अब बहुत लगने लगा है। तो इसका मतलब याद रखिएगा, राम मंदिर की ऊंचाई पूछे या GST लागू करने वाला देश पूछे तो 161वां मारना है। आगे बढ़ते हैं। अगला, ये सब चीज़ कब आपको ट्रिक सब बनता है इस तरह से, जुगाड़ जब आप अधिक से अधिक पढ़ते हैं, थोड़ा जुगाड़ लगा के पढ़ते हैं आप लोग, जो है कि इतना मेहनत करते हैं, तब जाके ऐसा कंटेंट मिलता है और आराम से आप एग्जाम में आएगा तो क्वेश्चन सही करके आइएगा। नहीं तो आपको पढ़ा दिया जाएगा सब चीज़, लेकिन आपको माइंड
माइंड में ही नहीं रहेगा। नहीं रहेगा तो फिर अब मान लीजिए आप कहीं पर क्लास पढ़ के जा रहे हैं, सिलेबस खत्म हो गया, उसके बाद क्या आपके माइंड में कोई पूछेगा नहीं ये क्वेश्चन तो आप नहीं बता पाएगा, क्योंकि आपको बार बार वो रिकॉल नहीं करवाया गया है। ठीक है, आपके पीछे मेहनत नहीं किया गया है। तो इसीलिए आप लोग पर्सनल आपको मेहनत करना पड़ता है और आप लोग के लिए हम हैं, बस आप लगातार मेहनत कीजिएगा। बताइएगा अगला सवाल। अगला सवाल आप लोग को बताना है भारत मंडपम का स्थापना कहाँ किया गया। तो भारत मंडपम का स्थापना जो किया गया याद रखिएगा वो दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया? दिल्ली में किया गया, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नए संसद भवन का उद्घाटन मोदी जी ने कब किया? तो 28 मई 2023 को। 28 मई 2023 को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ होगा? तो लॉस एंजल्स अमेरिका, आपको बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ होगा? तो उत्तराखंड में। इस बार का जो राष्ट्रीय खेल होगा 38वां नंबर का कहाँ में होगा? तो उत्तराखंड में होगा। कहाँ में होगा? उत्तराखंड में होगा, याद रखिएगा 2024 का। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि 23वां फीफा विश्व कप कहाँ होगा? तो 23वां फीफा विश्व कप जो होगा आपका कहाँ होगा? तो 2026 का वो अमेरिका, मेक्सिको, कनाडा ये तीनों देश में होगा। वही 24वां फीफा विश्व कप कहाँ होगा 2030 का? तो वो मोरक्को, पुर्तगाल, स्पेन, उरुग्वे, अर्जेंटीना, पराग्वे, याद रखिएगा। वही 25वां फीफा विश्व कप कहाँ होगा? तो सऊदी अरब में। 25वां कहाँ होगा? सऊदी अरब। यानी कि याद रखिएगा 2026 का 3 देश अमेरिका, मेक्सिको, कनाडा। 2030 का आपका 6 देश मोरक्को, पुर्तगाल, स्पेन, उरुग्वे, अर्जेंटीना, पराग्वे। वहीं 2034 का सऊदी अरब। तो चलिए आज के हम इस सेशन को यहीं पर ब्रेक करते हैं। आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर 10 बजे सिलेबस मिल जाएगा। आप लोग उस सिलेबस को एक बार पढ़ के हमारा वीडियो देखिए, आपके माइंड में 100% क्वेश्चन सेट होगा। तब तक के लिए आपसे हम यहीं पर अब विदा मांगते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।